नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं रोज की तरह कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी बुरा फंस गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि पूरी कांग्रेस हिल गई, आज आपको दिखाऊंगा। चुनाव आयोग के लिए एटम बम लाए थे राहुल गांधी, लेकिन चीन के चक्कर में धमाका कहीं और हो गया। राहुल, तेजस्वी, अखिलेश पीएम मोदी के खिलाफ फैला रहे तीनों के झूठे नैरेटिव की धज्जियां कैसे उड़ गई हैं, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। फुल एक्शन में पीएम मोदी, अमित शाह और एनएसए डोवाल। 5 अगस्त यानी कल क्या बड़ा होने वाला है, कितनी हलचल है। पीएम मोदी झुकने को तैयार नहीं, उधर ट्रंप का भारत वाला टैरिफ बम खुद अमेरिका पर कैसे फट गया। महंगाई, मंदी, बेरोजगारी, ऊपर से बड़ी कंपनियों की बगावत, भारत से भिड़े ट्रंप पर महासंकट आ गया है क्या। भारत नहीं तोड़ेगा रूस से दोस्ती, लेकिन मोदी ने दोस्त ट्रंप की लाज बचाने का भी इंतजाम कर दिया है क्या। और ट्रंप ने अभी से थोड़ी देर पहले भारत को कौन सी नई धमकी दी है, वो भी आपको बताऊंगा। कहीं गर्दन तक पानी, कहीं घर बन गए स्विमिंग पूल। यूपी बिहार में जल संकट की डरा देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक बारिश का पानी ऐसा कहर बरपा रहा कि देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और इसके अलावा सरेआम पब्लिक ने कर दी जूतों से पिटाई। पाकिस्तान में मुनीर, हाफिज सईद दोनों सदमे में। पहले चीन, फिर ट्रंप को धोखा। पाकिस्तान ने ईरान के साथ क्या किया कि सब मुनीर और शहबाज को महाठग बता रहे हैं। आज आपके लिए यह चैप्टर भी लाया हूं, लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। ऑपरेशन महादेव में 28 जुलाई को मारे गए तीनों आतंकी लोकल नहीं, पाकिस्तानी थे। इसकी पुष्टि सुरक्षा एजेंसीज ने सबूतों के आधार पर की है। एनकाउंटर साइट पर सुरक्षा बलों को आतंकियों के पास से पाकिस्तानी वोटर आईडी समेत दूसरे सबूत मिले। सुरक्षा एजेंसीज ने इन सबूतों को NADRA यानी पाकिस्तान की नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से मैच भी कर लिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। वो 81 साल के थे। उन्होंने आज सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने गंगाराम अस्पताल पहुंचकर शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। शिबू सोरेन के निधन पर झारखंड सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में कांग्रेस सांसद सुधा रामकृष्णन के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हो गई। घटना आज सुबह 6 बजे तमिलनाडु भवन के पास की है। कांग्रेस सांसद सुधा डीएमके सांसद के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, तभी बाइक सवार बदमाश ने उनके गले से चेन झपट ली। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस सांसद सुधा ने लेटर लिखकर लोकसभा स्पीकर और गृह मंत्रालय को शिकायत की। सावन महीने का आखिरी सोमवार आज देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी नजर आई। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही मंदिरों के बाहर लंबी कतारें दिखी। काशी, उज्जैन और देवघर में भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भारत ने ओवल टेस्ट में इंग्लैंड को 6 रन से हरा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2-2 से बराबर कर ली। मोहम्मद सिराज ने दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर मैच पलटा और टीम को रोमांचक जीत दिलाई। आज ओवल टेस्ट के आखिरी दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 35 रन बनाने थे और उसके 4 विकेट बाकी थे। मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लेकर जीत भारत की झोली में डाल दी। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में बुरा फंसे राहुल। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि पूरी कांग्रेस हिल गई। चुनाव आयोग के लिए एटम बम लाए थे राहुल, लेकिन चीन के चक्कर में धमाका कहीं और हो गया। राहुल, तेजस्वी, अखिलेश पीएम मोदी के खिलाफ फैला रहे तीनों के झूठे नैरेटिव की धज्जियां कैसे उड़ गईं। और फुल एक्शन में पीएम मोदी, अमित शाह और एनएसए डोवाल। 5 अगस्त यानी कल कुछ बड़ा होने वाला है क्या, जिसके बारे में सबसे पहले बताने जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने कोई हद छोड़ी नहीं। कोई ऐसी संस्था नहीं छोड़ी जिस पर इन्होंने हमले ना किए। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं छोड़ा जिस पर सवाल ना उठाएं। लेकिन आज की डेट में जब ये संस्थाएं, जब ये इंस्टीट्यूशन पलट कर सवाल पूछ रहे हैं, तो ये लोग तिलमिला गए। आज राहुल गांधी के मामले में यही हुआ। राहुल गांधी कहते रहे हैं कि चीन ने भारत की जमीन छीन ली, कब्जा कर ली। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पलट कर राहुल गांधी से पूछ लिया कि सबूत क्या है आपके पास कि चीन ने जमीन छीन ली है, कब्जा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की आज ऐसी क्लास लगाई बॉस, मतलब धो डाला, और ऐसा धोया कि पूरा इकोसिस्टम तिलमिला गया।
क्योंकि कोर्ट ने राहुल गांधी को यहां तक कह दिया कि अगर सच्चे भारतीय होते तो ऐसे सवाल ना उठाते। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी ठहरे। सनसनीखेज दावे करना, आरोप लगाना, सबूत ना दे पाना, फिर माहौल बनाना, यह सब उनकी राजनीति की एक तिकड़म हो गई है। आप पेगासस का केस याद कर लीजिए, राफेल का केस याद कर लीजिए, अडानी का मामला देख लीजिए। राहुल गांधी जो कहते हैं ना बॉस, सुप्रीम कोर्ट में जाते ही उनका सारा एजेंडा ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि वहां पे सबूत रखने पड़ते हैं, सच सामने आ जाता है। आज चीन के मामले में भी यही हुआ। चीन को लेकर राहुल गांधी ने कितना एजेंडा चलाया था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बन सके, उल्टे सीधे बयान दिए। लेकिन जब इन्हीं उल्टे सीधे बयानों का मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो राहुल गांधी को भयंकर फटकार पड़ गई। फटकार इसलिए पड़ी क्योंकि ये लोग जब नरेंद्र मोदी से सीधे लड़ नहीं पाते तो झूठ और सनसनीखेज आरोप का सहारा लेते हैं, जिससे ऐसा नैरेटिव बन जाए कि मोदी कुछ गलत कर रहा है। लेकिन इन तिकड़मों की भी एक एक्सपायरी डेट होती है और जैसे ही ये उनके झूठ का खुलासा होता है वैसे इनकी फजीहत होने लगती है। जैसे अगर आप देखिएगा, राहुल गांधी ने चीन को लेकर जो दावा किया था उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ऐसे सवाल किए कि जवाब उनके पास था ही नहीं। इसी तरह से 2-3 दिन से राहुल गांधी चुनाव आयोग को लेकर कह रहे हैं कि उनके पास एटम बम है, ऐसे सबूत हैं जो एटम बम जैसे हैं, जो सबूत खुलेंगे तो सब हिल जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने खुलकर कह दिया कि राहुल गांधी को चिट्ठी लिखो तो जवाब तक नहीं देते, मिलने का समय तो दो तो मिलने नहीं आते। इसी तरह से चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को भी हड़का दिया, जो यह आरोप लगा रहे थे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तेजस्वी को चुनाव आयोग ने पहले जवाब दिया कि वोटर लिस्ट में नाम है, चेक कर लो, वोटर कार्ड नंबर दूसरा है। फिर नोटिस भी दे दिया कि दूसरा वोटर कार्ड बनवाए कैसे भाई। इसी तरह अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी को गिरने के लिए ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाए थे, लेकिन यूपी में जाकर खुद पीएम मोदी ने उन्हें तगड़ा जवाब दे दिया। यानी ये लोग जो भी दांव खेल रहे हैं वो उल्टा पड़ जा रहा है इन पर बार बार, और इसीलिए इनकी क्रेडिबिलिटी गिरती जा रही है। विपक्ष के नेताओं के साथ दिक्कत ही यही है कि मोदी को घेरने के चक्कर में ये लोग जो आरोप लगाते हैं वो कुछ ही दिन टिकते हैं, फिर औंधे मुंह गिरते हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी भी साथ गिर जाती है। राहुल गांधी के आरोपों की तो लंबी लिस्ट है, कभी राफेल, कभी पेगासस, कभी LIC, कभी अडानी। फिर राहुल गांधी के आरोप जब कोर्ट पहुंचते हैं तो वहां माफी मांग लेते हैं या फटकार पड़ती है। अब आज राहुल गांधी को कैसे कोर्ट ने रगड़ दिया, राहुल गांधी किस एटम बम को फोड़ने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी चीन पर खुद ही कैसे खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी कैसे अपने बयानों में फंस गए हैं। नरेंद्र मोदी उनके इर्द गिर्द ये जो चक्रव्यूह रचने का प्रयास करता है विपक्ष, कैसे वो उसमें खुद फंस गया है, आज आपको विस्तार से दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो सियासत हुई है उसका एक ट्रेलर देखिए। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की रगों में आज चीन प्रेम है लेकिन भारत प्रेम नहीं। वो एंटी इंडिया उनकी सोच है और भारत के अगेंस्ट हमेशा बोलते हैं। shockwave that is going to go through when we release this data. It's literally like an atom bomb. अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। राहुल गांधी इस वक्त लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है। उनके लिए आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो बयान उन्होंने दिए हैं ऐसा बयान कोई सच्चा भारतीय नहीं देता। आप सोचिए ये राहुल गांधी की इमेज के लिए कितना बड़ा झटका है कि सुप्रीम कोर्ट को उन्हें यह समझाना पड़ रहा है, यह याद दिलाना पड़ रहा है कि इस देश का कोई सच्चा भारतीय इस तरह के सवाल नहीं उठाता। दरअसल साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चीन को लेकर बड़ा दावा ठोक दिया और सेना के पराक्रम पर भी एक तरीके से सवाल उठा दिए, जिसे लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक मुकदमा चल रहा है। आज यह केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान रह गए कि राहुल गांधी जैसे विपक्ष के बड़े नेता ऐसे बयान दे सकते हैं। पहले आप राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जिस पर उनके खिलाफ मानहानि का केस हुआ था, फिर आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर आज क्या क्या बड़ी बातें की, कैसे उनकी क्लास लगाई, और राहुल गांधी उनके वो वीडियो भी दिखाऊंगा जो उनको खुद एक्सपोज करेंगे और उन्हीं के वीडियो हैं। पहले वो बयान सुन लीजिए।
मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। आप राहुल गांधी की भाषा सुनिए, कह रहे हैं कि चीन भारत के जवानों को पीट रहा है बॉस, हमारे जवानों को पीट रहा है। युद्ध जैसी स्थिति हो गई, लड़ाई हो गई, उधर कितनी कैजुअलिटी हुई आपको पता है? इनके हिसाब से भारत का जवान पिट जा रहा है। आप सोचिए, अपनी सेना के लिए इस तरह की भाषा बोलते हैं। और राहुल गांधी को यह नहीं पता कि भारतीय सेना कैसे पूरे दमखम से चीन से टक्कर लेती है। राहुल गांधी को क्या यह नहीं पता कि गलवान में कैसे हमारे कुछ जवानों ने चीन की बड़ी सेना की धज्जियां उड़ा दी थी, उन पर भारी पड़ गए थे। इसके साथ ही राहुल गांधी यह दावा कर रहे हैं कि चीन ने तो भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया हुआ है। अब यह वो आरोप है जो राहुल गांधी बरसों से लगा रहे हैं। कई इलेक्शन में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की इमेज को बिगाड़ने के लिए ऐसे आरोपों का इस्तेमाल भी किया। लेकिन आज जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो राहुल गांधी फंस गए, क्योंकि कोर्ट में तो आपको जवाब देना होगा कि भाई सबूत दिखाइए। मीडिया के सवालों से तो आप भाग सकते हैं, कहने को तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे एक सवाल पूछ लीजिए पलट के तो कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो जी, बीजेपी का एजेंडा चला रहे हो। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करते हैं? अपना गाना गाने के लिए कि जो मैं बोलूंगा भाई सुनो और वो निकल लो। लेकिन कोर्ट में तो ये चलता नहीं, सवालों से आप भाग नहीं सकते। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि आपको कैसे पता चला बॉस कि चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया हुआ है? कोर्ट ने पूछा कि क्या आप वहां पर थे, क्या आपने देख लिया कि कब्जा हुआ है, क्या आपके पास इसे साबित करने के लिए कोई पुख्ता दस्तावेज है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सीमा पर कोई विवाद हो तो क्या यह सब कहना जरूरी है? आप संसद में भी तो इसको लेकर सवाल पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से उनके दावों का सबूत मांगकर ऑलमोस्ट वो फंस गए। भाई अगर सबूत है आपके पास जिसके दावे पर आप कह रहे हैं कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा रखी है, तो दिखाते ना आज कोर्ट में। राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की इस बड़ी टिप्पणी के बाद बीजेपी ने भी राहुल गांधी को घेर लिया। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्या कहा है, फिर आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में और क्या क्या बातें राहुल गांधी को लेकर कहेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की रगों में आज चीन प्रेम है, पाकिस्तान प्रेम है, लेकिन भारत प्रेम नहीं। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे। यह सवाल हम पूछते हैं। देखिए, संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी की भारतीयता पे इतना गंभीर कमेंट करता है, हर देशवासी आहत है। एक भारतीय अपनी सेना के लिए जो पूरे विश्व में सबसे वीर है, कैसे कह सकता है कि वो चीनी सेना से पिट रही है? सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा डेंट है, क्योंकि चीन का मुद्दा ऐसा है जिसे राहुल गांधी सालों से पकड़े हुए। वो बार बार इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हैं। लेकिन अब फ्यूचर में जब भी राहुल गांधी चीन को लेकर ऐसा कोई सनसनीखेज आरोप लगाएंगे तो उनके आरोपों की वैल्यू ही नहीं रहेगी। वैसे भी अभी कोई ज्यादा नहीं थी, ऐसा नहीं कि पब्लिक भरोसा कर ली थी कि राहुल गांधी कह रहे हैं तो चीन ने जमीन कब्जा ली। लेकिन अब और वैल्यू घट जाएगी। शायद उनके आरोपों को बहुत गंभीरता से कोई ले भी ना पाए, क्योंकि अब तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की पॉलिटिकल स्टंट को धुआं धुआं कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में और क्या हुआ आपको जानना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं कहते। कोई सच्चा भारतीय ऐसी बात नहीं कहेगा, ये कोर्ट ने कहा। इस पर राहुल गांधी का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह भी संभव है कि एक सच्चा भारतीय कहे कि हमारे 20 जवानों को पीटा गया, मारा गया, और यह बहुत गंभीर विषय। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब बॉर्डर पर तनाव हो तो दोनों साइड से नुकसान होना क्या कोई अप्रत्याशित बात है क्या? यही बात ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी कही गई ना कि युद्ध हो रहा है, क्या भारत का नुकसान नहीं हो सकता, सिर्फ पाकिस्तान का होगा। लेकिन राहुल गांधी को जानना था कि कितने राफेल गिरे, ये बताइए। कोर्ट याद दिला रहा है भाई कि अगर इस तरह से लड़ाई झगड़ा होगा तो क्या एक ही साइड में हमेशा डैमेज होगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ अपना पॉइंट रख रहे थे, जो सूचना दबाई जा रही है उसके प्रति अपनी चिंता जता रहे थे। सिंघवी ने कहा कि अगर नेता विपक्ष कोई मुद्दा नहीं उठा पाएंगे तो फिर यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाएगी।
अगर वो प्रेस में छपी बातों को नहीं कह सकते तो फिर उनके नेता प्रतिपक्ष होने का क्या मतलब? इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि लेकिन ऐसे मामलों को उठाने के लिए एक निर्धारित फोरम है। आपको जो कहना है वो आप संसद में क्यों नहीं कहते? आपको ये सब सोशल मीडिया पोस्ट में ही क्यों कहना है? बहस के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने भी माना कि राहुल गांधी अपनी बातों को और बेहतर तरीके से रख सकते थे, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आप किसी को इस तरह मानहानि के आरोपों से परेशान नहीं कर सकते। राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज किया गया है। उस केस पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल लखनऊ कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में यूपी सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया। राहुल गांधी के चीन पर दिए गए जिस बयान को उनके वकील कोर्ट में डिफेंड कर रहे थे, उसे लेकर तो राहुल गांधी खुद ही कंफ्यूज है। राहुल गांधी ने कई मौकों पर यह दावा किया है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनके दावों में कोई समानता नहीं है। कभी कहते हैं कि चीन ने भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन कब्जा ली, कभी कहते हैं 4000 किलोमीटर की जमीन कब्जा ली। पहले तो यही नहीं तय कर पा रहे कि स्क्वायर किलोमीटर है कि किलोमीटर है। कभी कहते हैं कि चीन ने 44,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली, और एक ट्वीट में तो लिख रहे थे कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा की हुई। अब आप सोचिए, 1000 स्क्वायर किलोमीटर, 2000 स्क्वायर किलोमीटर, 4000 स्क्वायर किलोमीटर या 44,000, और किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। राहुल गांधी खुद ही कंफ्यूज है भाई। राहुल गांधी जो अलग अलग डेटा देते हैं भाषण के दौरान, सुनिए, आप देखिए। 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। यू हैव गिवन चाइना 44,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। अब आप बताइए, कोर्ट तो अभी 2000 स्क्वायर किलोमीटर वाले बयान पर ही इनको जो है रगड़ दिया। अभी कोर्ट अगर यह देख ले कि कहीं 4000 किलोमीटर बोलते हैं, कहीं 44,000 स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं, कभी 2000 बोलते हैं, कभी 1000 स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं, तो सोचिए क्या होगा। लेकिन यह राहुल गांधी की पॉलिटिक्स की सीरियसनेस है कि बॉर्डर के मुद्दे पर जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। इधर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी, कोर्ट में राहुल गांधी से सबूत मांग लिए गए तो वो कुछ पेश नहीं कर पाए। इसके बावजूद कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में नैरेटिव बना रही है। जैसे कांग्रेस नेता जयराम रमेश चीन से बॉर्डर विवाद को लेकर सवालों की लंबी लिस्ट ले आए। कहा कि ये वो सवाल है जिनका जवाब हर सच्चा भारतीय चाहेगा। जयराम रमेश ने पूछा कि क्या यह सच नहीं है कि साल 2020 में यह बात सामने आई थी कि ईस्टर्न लद्दाख में 1000 स्क्वायर किलोमीटर चीन के कंट्रोल में आ गया था, जिसमें से 900 स्क्वायर किलोमीटर डेप्सांग का एरिया है। इसी तरह कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी का एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि खुद लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चीन ने 6 से 7 किलोमीटर की जमीन कैप्चर कर ली है, लेकिन यह भी ढंग से डिफेंड नहीं कर पा रहे। अगर 6-7 किलोमीटर की तो राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर क्यों बोला? अगर 1000 स्क्वायर किलोमीटर की तो राहुल गांधी 44,000 स्क्वायर किलोमीटर कैसे बोल रहे थे? यानी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी कांग्रेस राहुल गांधी को बचाने के लिए इस फैक्ट पर अड़ी है कि मोदी सरकार के राज में चीन ने भारत की जमीन कैप्चर कर ली। लेकिन क्या करेंगे भाई, और क्या कर सकते हैं? जब इतनी फजीहत हो रही है तो किसी तरह डिफेंड करना है। अगर बॉस आपको इतना ही कॉन्फिडेंस था कि जमीन कब्जाई गई है, सबूत थे, तो सुप्रीम कोर्ट में दिखाना देते। सुप्रीम कोर्ट में सबूत रखते नहीं बन रहा था, कोर्ट तो पूछ ही रहा था कि किस आधार पर गए, वहां बोलते। अच्छा मौका था, लेकिन वहां नहीं बोल पाए, फिर सोशल मीडिया पर आए बोलने, क्योंकि वहां लिख के चल दो। सुनिए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी राहुल गांधी को कैसे डिफेंड कर रहे हैं। फिर आपको बताता हूं कि राहुल गांधी को कोर्ट से फटकार पड़ने का यह सिलसिला आज का नहीं। देखिए, क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे नहीं मालूम है पूरी तरह, इसलिए मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया तब तक नहीं दूंगा। जहां तक सवाल है राहुल गांधी का, आज अगर सबसे निर्भीक, निडर, साहसी आवाज मोदी सरकार के खिलाफ कुछ उठ रही है तो उसका नाम है राहुल गांधी। तो हमें गर्व है अपने नेता पे, जो भी देश हित में, जनहित में है वो उठा रहे हैं।
देश हित में, जनहित में मुद्दे उठाएं राहुल गांधी, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन फैक्ट तो रखिएगा बॉस। और फैक्ट और राहुल गांधी के बयानों का रिश्ता लगता नहीं है कि हो पाया है। और क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को कोर्ट ने फटकारा। ऐसा भी हुआ है कि राहुल गांधी को अपने बयान को लेकर कोर्ट में माफी तक मांगनी पड़ी है। जैसे साल 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर जैसे नारे लगाकर लोकसभा चुनाव लड़ा, फिर मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर बिना शर्त माफी मांगी। इसी साल सावरकर पर राहुल गांधी के एक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लताड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इस तरह के कमेंट क्यों करते हैं, ऐसा मत कीजिए। तब कोर्ट ने यह कहते हुए राहुल गांधी को राहत दी थी कि आगे से वो ऐसा कोई बयान न दे। जुलाई 2016 में भी राहुल गांधी ने संघ को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में उनको फटकार लग चुकी है। पूछा गया था कि वो आरएसएस पर इस तरह के बयान क्यों देते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदला। राहुल गांधी के साथ यही होता है, पहले वो उल्टे सीधे बयान देते हैं, फिर जब बात सबूत देने की आती है तो मुकर जाते हैं। जैसे राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि वो पेगासस के जरिए उनकी जासूसी करवा रही, लेकिन जब राहुल गांधी ने जांच के लिए राहुल गांधी से कहा गया कि जांच के लिए फोन दे दीजिए, तो दावा है कि उन्होंने फोन देने से वो मुकर गए। इसी तरह वोटर लिस्ट के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने पूरा माहौल बना दिया कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन के जरिए वोटों की चोरी कर रहे हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग का दावा है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को आज 4 दिन हो गए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने वोटर के नाम जोड़ने या हटाने के लिए अप्रोच तक नहीं किया है 4 दिन। यानी राहुल गांधी का यही पैटर्न है, वो बड़े बड़े आरोप लगा देते हैं, जब सबूत देने की बात आती है तो सन्नाटा पसर जाता है। कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी की बात को इतनी अहमियत देने की जरूरत क्यों? अहमियत देने की जरूरत क्यों नहीं है बॉस? वो नेता प्रतिपक्ष है, ऑपोजिशन के लीडर हैं बॉस। और अगर वो इस तरह की बातें करते हैं, भ्रम, झूठ, अफवाह फैला रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से एक्सपोज हो रहा है, अगर आप नहीं देखिएगा तो आप भी फंसिएगा। और ये देश की बात है बॉस, इनकी अपनी पॉलिटिक्स चलती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश की इकोनॉमी डेड हो गई है, अगर बोलेंगे तो देश के हर नागरिक को दुख होगा। अगर चीन की जमीन कब्जा ली गई है इसका दावा करेंगे और सबूत नहीं रखेंगे तो देश के हर नागरिक को दुख होगा कि बॉस कैसी बात कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष ना है जी। कमाल की बात यह है कि बार बार सेटबैक मिलने के बाद भी राहुल गांधी रुक नहीं रहे। उन्होंने एक बार फिर यह दावा कर दिया है, राहुल गांधी ने अब यह खुलासा किया है उनके हिसाब से कि लोकसभा चुनाव के दौरान 100 सीटों पर धांधली हुई। अगर यह धांधली नहीं होती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बड़ी गड़बड़ी हुई, उनके पास पक्के सबूत हैं, वो जल्दी ही ऐसा डेटा सामने रखेंगे कि एटम बम की तरह धमाका हो जाएगा। सुनिए राहुल गांधी को एक बार, फिर बताऊंगा कि राहुल गांधी जिसे एटम बम बता रहे हैं उसे कैसे चुनाव आयोग सुतली बम भी मानने को तैयार नहीं। You will see the shockwave that is going to go through the electoral system when we release this data. It's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. अब राहुल गांधी के बयानों को आप सुनिए तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी चुनाव में धांधली करके प्रधानमंत्री बन गए, वही कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि 70, 80, 100 30 सीट का मार्जिन है। कह रहे हैं कि इतने के करीब सीटें धांधली की गई। बॉस एक बात बताइए कि सीटों में धांधली अगर इतनी आसानी से संभव है तो कोई आदमी धांधली करके 240 सीट लेगा, 272 तो मिनिमम ले लेगा कि कम से कम 272 हो जाए। अगर कोई धांधली हो सकती है तो धांधली करके 240 पे रुक गए। नहीं, इनके हिसाब से कि थोड़ा मजा आएगा, फन आएगा, कि किधर से सपोर्ट आएगा नहीं आएगा, इन लोगों को भी वीडियो बनाने का इनके इकोसिस्टम को मौका मिलेगा कि आज सरकार गिरेगी, कल गिरेगी। और पहले तो कहते थे ईवीएम हैक करके जीतते हैं, आप कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में कुछ करके जीत जाते हैं। राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली के मुद्दे पर बड़ा खुलासा करने का एक नया दावा लेके आए। कह रहे हैं कि एटम बम फोड़ देंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके दावों को फैक्ट चेक करते हुए उसे फर्जी बता दिया। चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए जवाब में कहा गया कि लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट सभी पार्टियों से शेयर की गई,
लेकिन पूरे देश में उसके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से बमुश्किल ही कोई शिकायत मिली। चुनाव आयोग ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के खिलाफ सिर्फ कांग्रेस के 8 उम्मीदवारों ने ही इलेक्शन पिटीशन दाखिल की है। चुनाव आयोग के मुताबिक राहुल गांधी इस तरह का बयान इलेक्शन सिस्टम पर दबाव डालने के लिए दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, जबकि वो आरोपों को लेकर कोई अपील दाखिल नहीं करते। चुनाव आयोग ने कहा कि उन्होंने 12 जून 2025 को ही राहुल गांधी को मिलने के लिए न्योता भेजा था, उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। यानी चुनाव आयोग राहुल गांधी के कथित एटम बम का कोई लोड नहीं ले रहा, क्योंकि आयोग का यह मानना है कि राहुल गांधी सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं, उनके पास खुलासा करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे ही खुलासे करते हैं। अब पेगासस आ गया, पेगासस आ गया, सबका फोन है जो है मोदी सरकार सुन रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, कुछ नहीं निकला। राफेल में धांधली हो गई, धांधली हो गई, धांधली हो गई, सुप्रीम कोर्ट में गया, कुछ नहीं निकला। मैं संसद में बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, कुछ नहीं हुआ। एटम बम फोड़, पब्लिक देखना रही है बॉस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यही बात कह रहे हैं। जैसे लोकसभा में राहुल गांधी मोदी सरकार को चैलेंज दे रहे थे, वैसे ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को खुला चैलेंज दे दिया कि एटम बम है तो फोड़ो ना दीजिए, इंतजार किस बात का कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनारगल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है, जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। राहुल गांधी को सरकार चैलेंज दे रही है, राजनाथ सिंह चैलेंज दे रहे हैं कि है सबूत तो रख दीजिए। अच्छा, अभी तो संसद का सत्र चल रहा है, अगर अभी रख देंगे तो संसद में मुद्दा उठाने का मौका मिल जाएगा। अभी क्यों नहीं रख रहे हैं? सावन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं क्या? आगे फिर पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। इधर राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ एटम बम फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उधर बिहार में ऐसा ही कुछ तेजस्वी यादव ने भी करने की कोशिश की, लेकिन उनका दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने चुनाव आयोग की मोबाइल एप्लीकेशन खोली और अपना एपिक नंबर डाला तो नो रिजल्ट फाउंड दिखाने लगा। एपिक नंबर दरअसल 10 डिजिट का नंबर होता है जो चुनाव आयोग की तरफ से हर रजिस्टर्ड वोटर को असाइन किया जाता है। जब तेजस्वी यादव ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में तो उनका नाम ही नहीं है, वो चुनाव कैसे लड़ेंगे, तो चुनाव आयोग ने भी उनके दावे की धज्जियां उड़ा दी फैक्ट के साथ। पहले सुनिए तेजस्वी यादव को, फिर बताता हूं कैसे फंसे। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा EPIC नंबर हमने इसमें डाला है। व्हाट डज इट मीन? हाँ भाई, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। बूथ संख्या क्या है आपका? नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा वेटनरी में। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। अब तेजस्वी यादव ने सनसनीखेज आरोप लगा दिया कि भाई वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं, और ये बड़ी बात है अगर नहीं है तो। लेकिन राहुल गांधी की तरह उनके आरोप भी हवा हवाई साबित हुए, क्योंकि चुनाव आयोग ने सीधे सीधे तेजस्वी यादव की फोटो के साथ वोटर लिस्ट जारी करते हुए यह बता दिया कि तेजस्वी यादव का नाम तो वोटर लिस्ट में है। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी बता दिया कि उनका नाम उनका पोलिंग स्टेशन 204 में 416 नंबर पर दर्ज है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई, असली खेल तो एपिक नंबर को लेकर शुरू हो गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव का जो एपिक नंबर बताया वो तेजस्वी यादव की तरफ से बताए गए नंबर से अलग था, और एक वोटर का एक ही एपिक नंबर हो सकता है, दो नहीं। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव का एपिक नंबर बताया RAB 0456228, जबकि तेजस्वी यादव ने अपना एपिक नंबर बताया RAB 2916120। अब चुनाव आयोग ये देख रहा है कि तेजस्वी यादव के पास दो एपिक नंबर कहां से आ गए। तेजस्वी ने जो एपिक नंबर बताया है वो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में ही नहीं है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी को नोटिस भेज के जवाब मांगा है कि दो एपिक नंबर कहां से लाए भाई। दूसरी तरफ पटना के दीघा थाने में तेजस्वी यादव के खिलाफ इस मामले में शिकायत की गई है। दीघा थाना क्षेत्र के एक वकील ने दो एपिक नंबर रखने के
रखने पर तेजस्वी के खिलाफ शिकायत की है। यानी तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर सवाल उठाने चले थे, खुद फंस गए। इधर विपक्ष नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में हिट विकेट होता जा रहा है। उधर अटकलें लगाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्लानिंग करने में लगे हैं। कल 5 अगस्त भी है और ये वो तारीख है जब नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े फैसले लिए। कल पीएम मोदी और अमित शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अलग अलग मिले। पहले पीएम मोदी राष्ट्रपति से मिले, उसके 4 घंटे बाद अमित शाह ने मुलाकात की, जिससे ये अटकलें तेज हो गई कि मोदी सरकार कुछ बड़ा करने वाली है क्या। और आज अमित शाह ने एनएसए अजीत डोभाल, आईबी चीफ और होम सेक्रेटरी के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम मोदी से मिले। कल सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक भी होने वाली है। यानी बड़ी बड़ी बैठकों का दौर चल रहा है। बहुत हलचल मची हुई। 6 साल पहले 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की विदाई हुई थी। इसलिए भी 5 अगस्त को लेकर बड़ी अटकलें चल रही हैं। कोई कह रहा है क्या जम्मू कश्मीर को जो है वो राज्य का दर्जा फिर से मिल जाएगा क्या, स्टेटहुड बहाल हो जाएगा क्या, या सरकार कुछ और ही बड़ा प्लान कर रही है। अब वो तो कल ही पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी आज सब जगह सुर्खियों में है और पब्लिक पूछ रही कि वो कब तक ऐसी पॉलिटिक्स करेगी। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं पीएम मोदी झुकने को तैयार नहीं। उधर ट्रंप का भारत वाला टैरिफ बम खुद अमेरिका पर कैसे फट गया। महंगाई, मंदी, बेरोजगारी, ऊपर से बड़ी कंपनियों की बगावत, भारत से भिड़े ट्रंप पर महासंकट आ गया। भारत नहीं तोड़ेगा रूस से दोस्ती, लेकिन मोदी ने दोस्त ट्रंप की लाज बचाने का भी इंतजाम कर दिया है क्या। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाकर आजकल पूरी दुनिया से भिड़े हुए हैं। वो सब पर टैरिफ ठोक रहे हैं। भारत के साथ भी ट्रंप ने यही किया। लेकिन यहां नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी का भी मंत्र है नेशन फर्स्ट। इसलिए नरेंद्र मोदी भी भिड़ गए हैं ट्रंप से कि कुछ भी करो भारत झुकेगा नहीं। इसी से ट्रंप अलबला गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी और नए भारत से भिड़ने के चक्कर में ट्रंप कैसे खुद अमेरिका को बर्बाद कर रहे हैं, कैसे ट्रंप का टैरिफ वाला बम अमेरिका पर फट गया है, कैसे महंगाई, मंदी, बेरोजगारी और बड़ी कंपनियों की बगावत से ट्रंप महासंकट में आ गए हैं, वो आपको देखना चाहिए। ट्रंप के टैरिफ वॉर का अमेरिका पर नेगेटिव असर हो रहा है। अमेरिकी शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट हुई है। अमेरिका में महंगाई बढ़ती जा रही है। टैरिफ की वजह से विदेश से आने वाले प्रोडक्ट वहां महंगे हो गए हैं। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिरती जा रही है। यानी ट्रंप के अपने बड़बोलेपन से खुद अमेरिका की हालत खराब हो गई है। ट्रंप का ट्रेड वॉर बैकफायर क्यों कर रहा है, इसकी वजह 3 देश है। इन तीनों देशों पर ट्रंप ने दबाव बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये तीनों ही देश ट्रंप का कोई लोड लेने के मूड में नहीं। ये 3 देश हैं भारत, रूस और चाइना। इन तीनों ही देशों के खिलाफ ट्रंप ने तगड़ा टैरिफ और सैंक्शन लगाने का ऐलान किया हुआ है। लेकिन न तो भारत, ना ही चीन, ना ही रूस ट्रंप को गंभीरता से ले रहे हैं। इसी वजह से ट्रंप और बौखला गए। आप देखिए कि ट्रंप भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए दबाव बना रहे हैं। भारत ने ट्रंप को 2 टूक कह दिया है कि अपने हितों से समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने भारत से कहा कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करें। भारत ने ट्रंप की बात को नजरअंदाज कर दिया और रूस से तेल खरीदे जा रहा है। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाया और इकोनॉमी तबाह करने की धमकी दी। चीन ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगा दिया। रूस के खिलाफ अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ट्रंप ने पूरा जोर लगा दिया है कि कैसे भारत समेत चीन और रूस बैकफुट पर जाएं। लेकिन भारत तो फ्रंट फुट पर खेल रहा है बॉस, और उधर उल्टा ट्रंप का नुकसान हो रहा है। ट्रंप सोच रहे थे कि टैरिफ लगाकर अमेरिका का गोल्डन टाइम ले आएंगे। यहां उल्टा हो गया। आप देखिए कि अगस्त महीने की शुरुआत में ही अमेरिकी शेयर बाजार को कैसे झटके लग रहे हैं। 1 अगस्त को अमेरिकी शेयर बाजार में हंगामा मच गया था। एक ही दिन में अमेरिकी निवेशकों के 96 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इतना ही नहीं, अमेरिकी शेयर मार्केट ग्रोथ पर भी असर पड़ रहा है। अमेरिका में पिछले कई सालों से स्टॉक मार्केट औसतन 10% का रिटर्न देता है, लेकिन अब सालाना रिटर्न का औसत भी कम होने की आशंका जताई जा रही है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक अमेरिकी स्टॉक मार्केट सालाना सिर्फ 3% का रिटर्न देगा। यह हो गया है ट्रंप के आने के बाद। यानी पहले तो लाखों करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए। आप सोचिए ना बॉस, 96 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए एक दिन में अमेरिका के लोगों के और दुनिया भर के लोगों ने जिन्होंने अमेरिकी बाजार में पैसा लगाया। फिर सालाना रिटर्न भी गिर गया है। कुल मिलाकर ट्रंप के टैरिफ वॉर से निवेशकों में इकोनॉमी को लेकर संदेह पैदा हो रहा है। उधर यह भी खुलासा हुआ है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में नौकरियां भी तेजी से घटी हैं। अमेरिकी जॉब्स रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों को कंपनियां निकाल रही हैं। आप देखिए कि इस साल अब तक अमेरिका में 8 लाख लोगों को नौकरी से निकाला गया है, जो कोविड के बाद एक साल में सबसे ज्यादा है। टेक्नोलॉजी, रिटेल और सरकारी सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां गई हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से 6000 लोगों की नौकरी गई है, ऐसा कहा जा रहा है।
अप्रैल 2025 के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 37,000 नौकरियां गई। नई नौकरियां देने के मामले में भी गिरावट आ रही है। जुलाई 2025 में 73,000 नई नौकरियां बढ़ी थी, जबकि 2024 में औसतन हर महीने 2,40,000 नई नौकरियां मिली थी। इससे अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़कर 4.2% तक आ गई। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप मागा का नारा लाए थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उन्होंने अपनी सनक के चक्कर में अमेरिका के लोगों को ही बर्बाद करना शुरू कर दिया है। शेयर बाजार में पैसा डूब रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, नई नौकरियां आ नहीं रही हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप के टैरिफ वॉर से अमेरिका में महंगाई भी तेजी से बढ़ रही है। जून 2025 में कीमतें 2.6% बढ़ गई हैं। इंपोर्ट गुड्स की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। कपड़े और फुटवेयर प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं। बड़े ब्रांड्स पर कीमत बढ़ाने का दबाव है। गाड़ियां, घर सब महंगा हो रहा है अमेरिका में। ट्रंप के टैरिफ से अमेरिकी जीडीपी 6% कम हो सकती है। इससे मिडिल क्लास परिवारों को $22,000 यानी 19 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। इसी को लेकर अमेरिकी राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। डेमोक्रेट पार्टी तो कह रही है कि ट्रंप अमेरिका को बर्बाद कर देंगे। ट्रंप का टैरिफ वॉर भारत चीन के नहीं बल्कि अमेरिकी लोगों के खिलाफ है, ये वहां के लोग कह रहे हैं। अमेरिका में यह हाल है कि वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं और अब तो कंपनियां प्राइस के साथ साथ ट्रंप के टैरिफ से बड़ी महंगाई का आंकड़ा भी प्रोडक्ट पर लिख रही हैं, ताकि पब्लिक को पता चले कि यह बढ़ी हुई कीमत आपको ट्रंप की वजह से देनी पड़ रही है। बहुत बड़ी कंपनी है अमेजॉन, जिससे आप भी सामान मंगाते होंगे। उसने तो बगावत कर दी भाई। उसने फैसला लिया है कि वो प्रोडक्ट की कीमत के बगल में ट्रंप के टैरिफ से प्रोडक्ट कितना महंगा हुआ है वो भी लिखेगा। इससे भी ट्रंप सरकार बौखला गई है। इन सारी वजहों से डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिरती चली जा रही है। अमेरिका के लोगों को ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसी पर अब भरोसा नहीं रहा। एसोसिएटेड प्रेस NORC सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स ने जुलाई में एक सर्वे कराया था, जिसमें अमेरिका की जनता ने ट्रंप की आर्थिक नीतियों के बारे में उनसे सवाल पूछा गया था। ट्रंप की आर्थिक नीतियों से सिर्फ 38% अमेरिकी सहमत है, जबकि ट्रंप के पहले कार्यकाल के अंत में 50% लोग सहमत हुआ करते थे। यानी ट्रंप अपने ही घर में बुरी तरह से घिरते चले जा रहे हैं। अमेरिका में लोग अब ट्रंप के टैरिफ की आग महसूस कर रहे हैं, लेकिन यही हाल रहा तो ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया संकट में आ जाएगी। ट्रंप रूस पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सैंक्शन लगाने की बातें कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ा तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ सकती है। रूस पूरी दुनिया में 50 लाख बैरल कच्चा तेल हर दिन सप्लाई करता है। अगर ग्लोबल सप्लाई से रशियन तेल निकाल देंगे तो तेल और महंगा हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई जो है वो कम होगी, डिमांड उतनी ही रहेगी, तो भाई कीमत बढ़ जाएगी। फिलहाल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $68 के प्रति बैरल के करीब है, जो बढ़कर 100 से $120 प्रति बैरल तक जा सकती है। यानी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 46% से 75% तक बढ़ सकती है। लेकिन भारत में तेल की कमी नहीं होगी, क्योंकि भारत 40 देशों से तेल खरीदता है। और यही बात भारत और चीन दोनों कह रहे हैं कि भैया अगर हम रशिया से तेल नहीं खरीदते तो दुनिया में हाहाकार मच जाता, क्योंकि इतने तेल की कीमत बढ़ जाती। आप यह भी देखिए कि ट्रंप के प्रेशर के बाद भी भारत की रणनीति में कोई बदलाव नहीं आया। पीएम मोदी लगातार वो काम कर रहे हैं जो भारत के हित में। रूस से सस्ता तेल खरीदने में भारत का फायदा ही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक रूस ने पिछले कुछ घंटों में भारतीय कंपनियों को 22 लाख बैरल कच्चा तेल रवाना किया है। इसके अलावा 22 लाख बैरल कच्चे तेल की एक और खेप जल्दी ही डिलीवर होने वाली है। एक और टैंकर से भारत पेट्रोलियम और ONGC के लिए 7,20,000 बैरल कच्चा तेल डिलीवर किया है। कच्चे तेल की यह सारी डिलीवरी ट्रंप के बयानों के बाद भी हो रही है। और आपको याद होगा, ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले कह दिया था कि मैंने सुना है। एक तो राष्ट्रपति हो भाई, सुनी सुनाई बात पे बोलते हो। और उन्होंने कहा था मैंने सुना है कि भारत जो है वो रूस से तेल खरीदना कम कर रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो सुनी सुनी बात जो है वो सुनी सुनाई बात वो फालतू निकली। भारत तो खरीद रहा है रशिया से तेल। इसी से आप समझ सकते हैं कि भारत ट्रंप के दबाव में नहीं आने वाला। इसी बीच ट्रंप ने भारत को नई धमकी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, ट्रंप ने अब कहा है कि हम भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। भारत रूस से काफी ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है और उसे ओपन मार्केट में मोटे मुनाफे पर बेच रहा है। यानी ट्रंप की नई धमकी आ गई है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा। 2 दिन पहले कह रहे थे कि मैंने सुना है कम करने वाला है। 2 दिन बाद कह रहे हैं कि भारत जो है वो रूस से अच्छे मात्रा में तेल खरीद रहा है और ओपन मार्केट में मोटे मुनाफे से बेच रहा है, तो हम भारत पर और जो है वो टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ऐसे बोल रहे हैं जैसे रूस के साथ व्यापार करना गुनाह है। लेकिन ट्रंप और अमेरिका की असलियत आपको बताता हूं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर कई सैंक्शंस लगाए गए।
लेकिन खुद अमेरिका ने रूस के साथ व्यापार जारी रखा। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, ट्रंप दुनिया को धोखा दे सकते हैं बॉस, लेकिन जो लोग फैक्ट्स पे बात करते हैं वो सच सामने ले आएंगे। अमेरिका और रूस का व्यापार देखिए आप, ये आपको 2024 का आंकड़ा बता रहा हूं। 2024 में करीब 26,000 करोड़ रुपया का व्यापार हुआ है दोनों देशों के बीच। तो अगर आपको इतनी चिंता है कि रूस जो है वो इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के लोगों को मारने के लिए कर रहा है, तो आपने काहे खरीदा भैया 26,000 करोड़? ये क्या डबल स्टैंडर्ड है? दुनिया से कहो कि तुम मत खरीदो, मैं खरीदूंगा। और अभी मई 2025 तक, ये भी आपको बता दूं, ये नहीं कि हां 2024 के बाद रुक गए, 18,000 करोड़ का व्यापार जो है वो मई 2025 तक ऑलरेडी हो चुका है। तो आप सोचिए कि ये आंकड़ा और कितना बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी तो साल पड़ा हुआ है। औसतन प्रति माह हर महीने का औसत निकालिएगा तो वो करीब 4,000 करोड़ बैठता है। तो तुम काहे खरीद रहे हो भाई रशिया से सामान, या क्यों उसको बेच रहे हो? अमेरिका मुख्य तौर पर रूस से फर्टिलाइजर, केमिकल, एल्यूमिनियम और अन्य धातुएं खरीदता है। तो तुम जरूरत का सामान खरीद लोगे, और भारत जिसमें तेल की इतनी खपत है वो रशिया से ना खरीदे, वो महंगा खरीदे। काहे? खुद तो रूस से बिजनेस कर रहे हैं, दूसरों को लेक्चर दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप भले ही भारत के खिलाफ कुछ भी कहते रहे, भारत ने ट्रंप के बयानों पर कोई भड़काऊ रिएक्शन नहीं दिया। इसकी वजह यह है कि ट्रेड डील पर बातचीत अभी चल रही है। डील के लिए अमेरिकी टीम भारत आने वाली है, यानी अमेरिका ट्रेड डील के लिए बेचैन है। भाई तुमको नहीं करनी ट्रेड डील, तुम कह रहे हो हम टैरिफ लगाएंगे, तो भाई अपनी टीम रखो अपने यहां, अगर ऐसा हिसाब है तो। लेकिन यहां टीम आ रही है, उधर सोशल मीडिया पे जो है माहौल बना रहे हैं कि भाई हम ये टैरिफ लगा रहे हैं, वो टैरिफ लगा रहे हैं। पीएम मोदी भी अब दोस्त ट्रंप की लाज बचाने वाला काम करने जा रहे हैं, यानी भारत के हितों की भी रक्षा हो और ट्रंप की लाज भी बच जाए। ट्रेड डील के लिए अमेरिकी टीम 25 अगस्त को भारत आने वाली है। मोदी सरकार ने भी कहा जा रहा है कि सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किए हैं कि अमेरिका को क्या रियायत दी जा सकती है, इसकी लिस्ट बनाओ। इन रियायतों के बारे में भारत अमेरिकी टीम को जानकारी देगा। भारत अपने किसानों, डेयरी उद्योग और एमएसएमई के लिए कोई समझौता नहीं करेगा, यह क्लियर है। इसके अलावा अमेरिका को जो रियायत हो सकती है उस पर विचार करेगा। वो अमेरिका वाले भी बोल रहे होंगे कि बॉस आप किसी मामले पे नहीं झुकिएगा, तो मेरे तो प्रेसिडेंट की बेइज्जती होगी ना। तो कहा गया कि देखो देखो इनको क्या दे सकते हैं। यानी पीएम मोदी भारत के किसानों, छोटे उद्योगों के हितों से कोई समझौता नहीं करने वाले, और अमेरिका के साथ ट्रेड डील भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे भारत और अमेरिका दोनों का काम बन जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वहां के लोगों के लिए ही खराब कर रहे हैं बॉस। भारत में ऐसा कोई संकट अभी नहीं आया है। पाठशाला में अगली क्लास, कहीं गर्दन तक पानी, कहीं घर बन गए स्विमिंग पूल। यूपी बिहार में जल संकट की डरा देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक बारिश का पानी ऐसा कहर बरपा रहा कि देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस वक्त बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूपी से लेकर बिहार तक गंगा किनारे बसे इलाके बाढ़ की चपेट में। यूपी में संगम नगरी प्रयागराज और वाराणसी में गंगा का पानी लोगों के घरों में एंट्री ले चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बलिया और कानपुर में भी गंगा नदी का उफान लोगों को डराने लगा है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी गंगा नदी के किनारे बसे इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। वहीं अयोध्या में सरयू ने शहर का नक्शा बदल दिया है। शहर की गलियों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आज पाठशाला में यूपी से बिहार तक आसमान फाड़ बारिश से मची तबाही की एक एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। सबसे पहले बात संगम नगरी की। जिस संगम नगरी में करीब 7 महीने पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा था, वहां आज हर तरफ पानी का सैलाब है। गंगा और यमुना के संगम के किनारे बने घाट, मंदिर सब पानी में डूबे हुए हैं प्रयागराज में। अब तो गंगा नदी का सैलाब लोगों के घरों तक पहुंच गया है। संगम नगरी प्रयागराज की पहचान माने जाने वाले कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम पूरा संगम क्षेत्र समंदर जैसा दिखने लगा है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए, फिर बाढ़ की एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर आपको दिखाऊंगा। और यमुना में आई बाढ़ की वजह से प्रयागराज के आधे हिस्से पर आफत के बादल मंडरा रहे हैं। शहर की जो सड़कें हैं वो दरिया का शक्ल ले चुकी हैं, जबकि घरों और मकानों में पूरे तरीके से पानी घुस चुका है। अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये छोटा बघाड़ा का इलाका है और यहाँ पर किस तरीके से बाढ़ का जो पानी है वो घरों में घुस चुका है, उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि पूरा का पूरा जो मोहल्ला है वो इस वक्त पानी में समाहित है, और न सिर्फ एक मोहल्ला बल्कि प्रयागराज के लगभग दर्जन भर से अधिक मोहल्लों की जो तस्वीरें हैं वो कुछ इसी
इसी तरीके से हैं और ऐसा लग रहा है कि एक बड़े हिस्से में इस वक्त वाटर कर्फ्यू सा नजारा आपको नजर आ रहा होगा। प्रयागराज से ही बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीर आई। तस्वीर प्रयागराज के छोटे बगाड़ा इलाके की है, जहां बाढ़ का पानी गर्दन तक पहुंच चुका है। बाढ़ के पानी के साथ कचरे का अंबार भी तर रहा है और इस सब के बीच एक माता पिता अपने नवजात बच्चे को लेकर गुजरते नजर आ रहे हैं। पिता ने बच्चे को डूबने से बचाने के लिए उसे अपने हाथों में उठाया हुआ है, जबकि पीछे से बच्चे की मां ने हाथों का सहारा दिया हुआ है। प्रयागराज के कई इलाकों में तो घरों की पहली मंजिल पूरी तरह पानी में डूब गई। लोगों ने जान बचाने के लिए ऊपर की मंजिलों में शरण ले रखी, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने सीढ़ी और नाव की मदद से रेस्क्यू किया। वहां से भी ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, फिर आपको प्रयागराज में बाढ़ से मचे हाहाकार के बीच दरोगा जी की आस्था का वायरल वीडियो दिखाता हूं। इस वक्त हम एनडीआरएफ के एक नाव पर मौजूद हैं और यहां से तटवर्ती इलाकों की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने आप ये देखिए कि ये जो सभी जो मकान हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। जो पहली मंजिल है वहां तक आपको पानी इस वक्त दिखाई पड़ रहा होगा, जबकि जो लोग हैं वो अपनी घरों की छतों पर दूसरी मंजिल पर एक तरीके से उन्होंने शरण ले रखी है। अब प्रयागराज में बाढ़ के बीच वायरल हो रहे यूपी पुलिस के दरोगा जी की तस्वीर देखिए। तस्वीर प्रयागराज के दारागंज इलाके की है, जब दरोगा चंद्रदीप निषाद के घर में गंगा में आई बाढ़ का पानी घुसा तो उन्होंने इसे गंगा मैया का आशीर्वाद मान लिया। उन्होंने फूल और दूध चढ़ाकर गंगा मैया की पूजा की। एक दिन पहले तो दरोगा जी ने गंगा मैया की पूजा की। आज जब बाढ़ का पानी और ज्यादा बढ़ गया तो दरोगा जी ने पहली मंजिल पर चढ़कर बाढ़ के पानी में छलांग लगा दी और अपनी तैराकी का हुनर दिखाने लगे। दरोगा जी ने अपनी तैराकी का वीडियो खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया। लोगों ने अपनी तरह बाढ़ के पानी में छलांग नहीं लगाने की अपील की और बताया कि वो नेशनल लेवल के तैराक रह चुके हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन दरोगा जी का आप देखिए, सामने एक भाई पानी में डूब के वीडियो बना रहा है, एक खिड़की पे चढ़ के बना रहा है। तब दरोगा जी जो है वो अलग अलग एंगल से जो है वो स्विमिंग कर रही है। देखिए, ऐसा मत कीजिएगा भाई। प्रयागराज ही नहीं, महाकाल की नगरी काशी में भी गंगा नदी जबरदस्त उफान पर है। यहां भी नदी किनारे बसे इलाकों के हालात प्रयागराज जैसे ही नजर आ रहे हैं। वाराणसी में नमो घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक सारे घाट पानी में डूब चुके हैं। नमो घाट की पहचान बन चुके हैं हाथ जोड़ने वाले 4 स्ट्रक्चर में 3 में तो करीब करीब पानी में वो डूब चुके हैं। काशी की गलियों में गाड़ियों और रिक्शों की जगह नाव चल रही है। वहां से काशी से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त देखिए हम वाराणसी के किसी तालाब या फिर नदी के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि ये वाराणसी का 80 क्षेत्र है और यहाँ की सड़कों पर मैं मौजूद हूँ। और देखिए मेरे घुटने से ऊपर यानी लगभग कमर तक पानी है और जैसे जैसे मैं यहाँ से अगर आगे बढ़ने की कोशिश करूँ तो ये जो पानी है वो और गहराता जाएगा। तो आप ये समझ जाइए कि बाढ़ की स्थिति किस तरीके से बिल्कुल अब विकराल रूप ले चुकी है। 80 इलाके की ये जो सड़कें हैं पूरी तरीके से एक तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और कमोवेश सिर्फ 80 इलाके ही नहीं बल्कि जितने भी तटवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर कुछ इसी तरीके की इस वक्त तस्वीरें नजर आ रही हैं। और नाव देखिए, अब सड़कों पर नाव चलने की स्थिति हो गई है। गंगा नदी में आए उफान की कुछ और परेशान करने वाली तस्वीरें आगे भी दिखाऊंगा। पहले प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का हाल देखिए। अयोध्या में भी सरयू नदी में आए उफान ने शहर की तस्वीर बदल दी। गलियों में इतना पानी भर चुका है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। राम मंदिर से कुछ ही दूरी पर बसे जलवानपुरा इलाके में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। घरों के बाहर बना लॉन पूरी तरह पानी में डूबा नजर आ रहा है। लोगों को घर के अंदर रखा सामान दूसरी मंजिल में शिफ्ट करना पड़ रहा है। आपको तस्वीर दिखाता हूं। प्रयागराज और वाराणसी में ही नहीं, बलिया में भी गंगा नदी रौद्र रूप दिखा रही है। देखिए किस तरह कटाव की वजह से गंगा नदी के किनारे बना पूरा मकान पानी में समा गया। इलाके के लोगों का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में अब तक 16 मकान बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। यूपी नहीं, बिहार में भी गंगा नदी के रौद्र रूप ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। तस्वीर पटना की देखिए, जहां गंगा नदी के किनारे बने भद्र घाट की सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं। इसके बावजूद सावन के आखिरी सोमवार को इस घाट पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी नजर आई। हालांकि प्रशासन की टीम लोगों को लगातार गहरे पानी से दूर रहने की अपील करती भी दिखी। यूपी और बिहार में गंगा नदी जो रौद्र रूप दिखा रही है उसकी वजह पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं, जहां परमार्थ निकेतन के पास गंगा नदी भगवान महादेव की मूर्ति के चरणों तक पहुंच चुकी है। मानो खुद मां गंगा सावन के आखिरी सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंची। नदी के किनारे बने घाट पानी में डूब चुके हैं। देहरादून में भी टपकेश्वर महादेव मंदिर के आगे से गुजरने वाली तमसा नदी में भी जबरदस्त उफान दिखा और भारी बारिश की वजह से मंदिर की सीढ़ियों में झरना बहने लगा। लगातार हो रही बादल फाड़ बारिश के साथ ही पहाड़ी इलाकों में जिस तरह बादल फटने की घटनाएं बढ़ी,
उसकी वजह से भी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड में नेपाल की सीमा के पास धारचूला में बादल फट गया, जिसकी वजह से अचानक आए फ्लैश फ्लड में सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया और कई गांवों का संपर्क टूट गया। खैर, ये तूफान तो या ये बारिश वाला संकट तो देश के अलग अलग हिस्सों में है, लेकिन एक संकट पाकिस्तान में आया हुआ है, जिस पर अगला चैप्टर है। सरेआम पब्लिक ने कर दी जूतों से पिटाई। पाकिस्तान में मुनीर हाफिज सही दोनों सदमे में। पहले चीन फिर ट्रंप को धोखा। पाकिस्तान ने ईरान के साथ क्या किया कि सब मुनीर शहबाज को महाठग बता रहे। अब इसका चैप्टर खोल रहा। पीएम मोदी ने पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की आतंकी सेना और उसके आतंकियों को धुआं किया। फिर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में एक्टिव पाकिस्तानी आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव में चुन चुन कर निपटा दिया। अब तो पाकिस्तान में वो हो गया है जिसने मुनीर और हाफिज सईद दोनों गहरे सदमे में। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब लोग सरेआम आतंकवादियों की लात जूतों से पिटाई कर दे रहे हैं। पीओके में मुनीर और हाफिज सईद का गुर्गा आतंकी कमांडर पब्लिक के गुस्से का शिकार हो गया। उसे अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ गया। आखिर पीओके की पब्लिक आतंकियों की पिटाई क्यों कर रही है, आपको आगे बताऊंगा। आपको यह भी बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी किस तरह भारतीय सेना को और ताकतवर बना रहे हैं। भारतीय सेना हर मोर्चे पर खुद को कैसे मजबूत कर रही है। भारतीय सेना में जल्द ही नई रुद्र ब्रिगेड और भैरव कमांडो बटालियन का गठन होगा। ये नई यूनिट्स चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनाती के लिए तैयार की जा रही है। इसके अलावा भारतीय सेना की ड्रोन और एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी में भी जबरदस्त इजाफा होने वाला है। बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीन की साजिश के खिलाफ सेना की नई ताकत का भी पूरा चैप्टर आपको दिखाऊंगा। साथ ही पाकिस्तान ने चीन के बाद अब ट्रंप को कौन सा धोखा दिया, यह भी दिखाऊंगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकियों की कब्र खोद दी और यह ऑपरेशन सिंदूर का ही इफेक्ट है कि जिस पीओके में पहले आतंकियों का राज चलता था, वहां से आतंकियों को अब स्थानीय लोग ही भगा रहे हैं। दरअसल भारतीय सेना के ऑपरेशन महादेव में पाकिस्तानी आतंकी ताहिर हबीब मारा गया था, जो पहलगाम अटैक में शामिल था। आतंकी हबीब के परिवार और रिश्तेदारों ने पीओके के कुइयां में उसका जनाजा एक गायब निकाला था। जनाजा एक गायब तब होता है जब मरने वाले का शव बरामद नहीं हो पाता और बिना शव के जनाजा निकाला जाता है। कश्मीर में मारे गए आतंकी हबीब के जनाजा ए गायब में लश्कर तैयबा का कमांडर रिजवान हनीफ अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पहुंचा था, जिसे देखकर गांव वाले भड़क गए और उन्होंने लश्कर कमांडर को खूब लात घूंसे मार दिए, जिसके बाद लश्कर कमांडर हनीफ को अपनी जान बचा के भागना पड़ा। यानी पीओके में लोग आतंकियों के खिलाफ निडर होकर खड़े हो रहे हैं और लात जूते चला दे रहे हैं। पीओके के लोगों को भी अब समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान का मुनीर और हाफिज सईद मिलकर उनके बच्चों को बलि का बकरा बना रहे हैं। इस घटना से दो बातें पता चलती हैं। पहली ये कि पहलगाम अटैक में पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल थे, जैसा कि भारत पहले दिन से कहता आया है। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान पीओके के नौजवानों को आतंकी बनने के लिए बरगलाता है, जिसका पीओके के लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं। इसलिए जब लश्कर का कमांडर ताहिर कश्मीर में मारे गए पहलगाम अटैक को अंजाम देने वाले आतंकी हबीब के जनाजा गायब में पहुंचा तो लोग उस पर भड़क गए। अब पीओके में हाफिज सईद और लश्कर तैयबा के खिलाफ खुलकर आवाजें उठ रही हैं, क्योंकि पीओके के लोगों को समझ आ चुका है कि आतंकी संगठनों के आका उनके बच्चों को जिहाद के नाम पर मरने के लिए भेज देते हैं। खबर है कि लश्कर का कमांडर रिजवान हनीफ लश्कर के प्रॉक्सी जमात-उद दावा के लिए पीओके में रिक्रूटमेंट का काम करता है। रिजवान हनीफ अक्सर पीओके के बच्चों और नौजवानों को जिहाद के नाम पर भारत के खिलाफ भड़काता है। आतंकी ताहिर की मौत को भी लश्कर तैयबा नए आतंकियों की भर्ती का जरिया बनाना चाहता था, लेकिन पीओके के लोग अब हर हाल में अपने बच्चों को आतंकी बनने से बचाना चाहते हैं। इसलिए पीओके में अब लश्कर तैयबा के खिलाफ सार्वजनिक बहिष्कार की मुहिम शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के लोगों को भी समझ आ रहा है कि अब भारत में आतंकवादी बनकर जाना अपनी मौत को दावत देने का बराबर है, क्योंकि भारतीय सेना अब सुपर पावर बनती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने अपना दम दिखाया। अब पीएम मोदी भारतीय सेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के मिशन में जुटे हुए हैं। सेना में अब ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम को इन्फेंट्री बटालियन यानी पैदल सेना में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स को आर्म्ड और आर्टिलरी रेजिमेंट्स में भी शामिल किया जाएगा। अभी सेना में जो बटालियंस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं, वो इसे सेकेंडरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, यानी इन बटालियंस में जरूरत के हिसाब से ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। लेकिन सेना ने यह तय किया है कि अब हर बटालियन में ऐसी प्लेटून होगी जिसमें ड्रोन्स को हैंडल करने वाले सैनिक मौजूद होंगे। अभी तक सेना में पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स या सेना की घातक प्लेटून स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देती है। भारतीय सेना ने अपनी स्ट्राइक करने की क्षमता को और ज्यादा घातक बनाने के लिए एक नई कमांडो यूनिट का भी गठन किया है। इस कमांडो यूनिट का नाम भैरव कमांडो ब्रिगेड होगा। भैरव ब्रिगेड की हर बटालियन में 250 कमांडो होंगे। इन कमांडोज को हमला करने, दुर्गम इलाकों में ऑपरेट करने के लिए
खास ट्रेनिंग दी जाएगी। भैरव कमांडो फोर्स हाईटेक हथियारों से लैस होगी। सेना ने अपने रेजिमेंटल सेंटर्स को निर्देश दिए हैं कि 1 महीने के अंदर भैरव कमांडोज को ऑपरेशनल स्तर पर तैयार कर लिया जाए। भैरव बटालियन छोटी, तेज और हल्की यूनिट होंगी जो बॉर्डर पर तुरंत हमला करने के लिए बनाई गई हैं। ये पारंपरिक स्पेशल फोर्स से अलग होंगी और छोटे लेकिन तेज हमलों पर फोकस करेंगी। शनिवार को भारत को स्पेन से उसका 16वां और आखिरी C-295 सैन्य परिवहन विमान भी मिल गया। ये एयरक्राफ्ट मल्टी रोल है और भारत ऐसे ही 40 एयरक्राफ्ट अपने देश में भी तैयार करने वाला है। अभी तक हमारी वायुसेना एवरो विमानों का इस्तेमाल कर रही थी जो पुराने हो चुके हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत इन विमानों के आने से और बढ़ जाएगी क्योंकि C-295 ट्रांसपोर्ट विमान में एक साथ 71 सैनिक या 48 पैराट्रूपर्स को ले जाया जा सकता है। इसमें मेडिकल स्ट्रेचर और उपकरण फिट कर एयर एम्बुलेंस की तरह भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बाढ़, भूकंप या दूसरी आपदाओं में राहत सामग्री पहुंचाने में भी सक्षम है। यह विमान हवा से सामान या सैनिकों को पैराशूट से गिरा सकता है जो बॉर्डर इलाकों में बेहद उपयोगी है। पाकिस्तान वो देश है जो किसी को भी धोखा दे सकता है। पहले पाकिस्तान ने अमेरिका की गोद में बैठकर चीन को धोखा दिया और अब पाकिस्तान ने अमेरिका को भी धोखा दे दिया है। ट्रंप जिसे अपना दुश्मन मानते हैं, पाकिस्तान ने उसी ईरान के राष्ट्रपति का दिल खोलकर स्वागत किया। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने ईरान के जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के लिए अपने B-2 बॉम्बर से बम गिराए थे, अब पाकिस्तान ने ईरान के उसी न्यूक्लियर प्रोग्राम का खुला समर्थन कर दिया। दरअसल पिछले हफ्ते ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजेश्कियन 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पर आए थे, जहां एयरपोर्ट पर पिजेश्कियन का स्वागत खुद शहबाज शरीफ ने किया। इसके बाद शहबाज और पिजेश्कियन के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पाकिस्तान और ईरान के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा शहबाज शरीफ के उस बयान की हो रही है जिसमें शहबाज शरीफ ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट कर दिया, जो कि अमेरिका को खुली चुनौती जैसा है और धोखे जैसा भी।